Students, this is a video lecture of class +2 फिजिक्स। तो स्टूडेंट्स, हमने साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया था। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जी हाँ मास एनर्जी रिलेशनशिप एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो आपको पता है मास एनर्जी जो रिलेशनशिप है ये आइंस्टाइन ने बताया था। आइंस्टाइन ने इक्वेशंस दी थी। जी हाँ, आइंस्टीन जो कि बहुत ही साइंटिस्ट हुए हैं बड़े। ठीक है, तो उन्होंने इक्वेशंस दी थी दैट इज़ E = mc²। तो इसके ये मतलब था कि जो ये मास है, ये मास हमेशा रिलेट करता है एनर्जी के साथ। तो मास क्या है एक्चुअली? अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मास एक तरह की अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है, मतलब दोनों इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मीन्स अगर हम एनर्जी को कन्वर्ट करना चाहें मास में, या हम मास को कन्वर्ट करना चाहें अगर एनर्जी में, तो उसमें क्या करें, जितनी भी कोई भी मास है अगर उसको वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कब होता है? अगर हम उसको उसकी लाइट की वेलोसिटी से डिवाइड कर दें, उसका डबल कर दें। ठीक है, तो आपको पता है अगर कोई भी मास है वो चल रहा है या मोशन में है तो उसका मास जो है इंक्रीज़ होता है। जैसे एक बॉडी रेस्ट में है, एक मास रेस्ट में है, तो एक मास मोशन में है। तो मोशन वाले का मास जो है वो इंक्रीज़ होता रहता है। क्यों होता है? क्योंकि जो सी वेलोसिटी है वो चलने के कारण होती है, तो इसलिए मास बढ़ता है। बट ये वैल्यू डिवाइड में है इसी कारण, क्योंकि सी की वैल्यू होती है 3×10⁸। तो ये वैल्यू जो इसका अगर स्केयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इस करके ये नेग्लिजिबल मास जो है वो साथ में लग जाता है। तो मास और एनर्जी दोनों क्या है? दोनों एक तरह के इक्विवेलेंट है। तो मास क्या है? आप कह सकते हो मास इज़ द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मास वन कैन कन्वर्ट मास एनर्जी इनटू अदर फॉर्म्स, लाइक किनेटिक फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं और वाइस वर्सा में। क्लियर है? सो दिस इज़ द आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप। और ये एक्चुअली कैसे पता लगा? ये न्यूक्लियर रिएक्शंस से ये जो इक्वेशंस हैं ये सॉल्व हुई हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूट्रॉन्स जब खोजे गए उससे ये पता लगा कि इसमें कौन सा फार्मूला जो है यूज़ होता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें न्यूक्लियर मासेस के बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो हम वो उसके बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले जानते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। आपको पता है जो न्यूक्लियस है वो उसमें वो न्यूट्रॉन से बना है, प्रोटॉन से बना है। तो ये माना जाता है कि जो पूरे एटम का मास ऑफ द न्यूक्लियस है वो इक्वल होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के कारण, क्योंकि प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। हाउएवर हाउएवर सपोज उन्होंने क्या किया इक्वेशंस में, जैसे सपोज करो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन्स होंगे, 8 प्रोटॉन्स होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उन्होंने न्यूक्लियस का मास खोजा। कैसे खोजा? न्यूक्लियस का मास इनसे मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों के 8 न्यूट्रॉन्स 8 प्रोटॉन्स को मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया। तो बट जब उस न्यूक्लियस जब हमें पता है 8 प्रोटॉन का मास प्लस 8 न्यूट्रॉन्स का मास, ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड मास तभी इतना आना चाहिए था। बट जब चेक किया तो उसकी वैल्यू जब स्पेक्ट्रोस्कोपी से एक्सपेरिमेंट से, तो उसकी वैल्यू 15 पॉइंट कुछ मास कम आया। तो इसी को कहते हैं मास डिफेक्ट, द डिफरेंस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब जो प्रोटॉन्स थे, न्यूट्रॉन्स थे, जब ये अकेले अकेले थे इनका मास देखा, और जब ये न्यूक्लियस बन गए, न्यूक्लियस में इन्होंने न्यूक्लियस की फॉर्मेशन की, इनका मास देखा तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज आया। तो ये इसे कहते हैं मास डिफेक्ट। ये मास डिफेक्ट क्यों आया? इज़ देयर एनी आइंस्टाइन इक्विवेलेंस मास एनर्जी? यस। तो मास ऑफ का जो जब वो कन्वर्जन हुए तो जो मास था वो एक्चुअल में एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, वो थोड़ा सा मास। दिस एनर्जी जो चाहिए होती है रिलेटेड टू द मास डिफेक्ट, इस मास डिफेक्ट के कारण होती है। तो दिस इज़ नोन एज द मास डिफेक्ट। क्लियर है? तो ये फार्मूला है उसका डेल्टा एम। अगर मास डिफेक्ट निकालना हो तो प्रोटॉन्स कितने हैं, कितने उसमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, अगर माइनस कर दें इसमें जो एक्चुअल मास आया है तो दैट इज़ मास डिफेक्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी। इफ a certain number of neutrons and protons are brought together to form a nucleus of certain charge and mass, the energy will be released। हमें पता है कुछ एनर्जी रिलीज होती है इन दिस प्रोसेस। दिस एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। क्योंकि पहले जब न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स थे, कोई तो चीज़ें उन्होंने उसको बाइंड करके रखा है। तो वो किस फोर्स ने बाइंड करके रखा है? अगर उनको बाहर से एनर्जी उतनी दे दें ताकि वो रिलीज़ हो जाए, तो वो एनर्जी कौन सी थी जो रिलीज़ हो रही है? जो उसके
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेपरेट हो रहे हैं, तो वो एनर्जी कौन सी थी, वो है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियंस को बाइंड करके रखी है। तो इफ़ यू सेपरेट द न्यूक्लियस, तो हमें उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी ना ये भी, ताकि वो पार्टिकल सेपरेट हो जाए। ऑल्दो वी कैन नॉट टीयर अपार्ट न्यूक्लियस इन दिस वे, द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज स्टिल अ कन्वीनियंट मेजर टू हाउ वेल ए न्यूक्लियस इज हेल्ड टुगेदर। क्लियर है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसके लिए हमें एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का डायग्राम समझनी पड़ेगी। यहाँ से हम जान सकते हैं कि पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन की बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती है। जैसे हाइड्रोजन से बढ़ते जाएं तो हीलियम से फिर कम हो जाएगी, फिर बढ़ रही है, देखो डायग्राम से। सबसे ज़्यादा आयरन की बाइंडिंग एनर्जी होती है, मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रॉन्स जो हैं बढ़ते जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वॉल्यूमिडियम, फिर यूरेनियम तक, फिर उसके बाद अनस्टेबल होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकले, द फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव एंड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू प्रोड्यूस ए बाइंडिंग एनर्जी। तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन एनर्जी चाहिए, देखो, एक छोटे से भी न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, पर अगर उसे तोड़ देंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो उतनी एनर्जी ही रिलीज़ होगी, इसी कारण एनर्जी रिलीज़ होती है। क्लियर है। द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी इन द रेंज 30 से यहाँ तक जो एनर्जी है, न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज, वहाँ तक शॉर्ट रेंज है। न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज, न्यूक्लियर फोर्स क्या होगी, अब जो फोर्स के कारण वो आपस में बंधे हुए हैं उसे कहेंगे न्यूक्लियर फोर्स, और उसकी रेंज जो है बहुत शॉर्ट होती है। क्लियर है। वेरी हैवी न्यूक्लियस जो होगा, हैव लोअर बाउंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्यों, जैसे आप देख सकते हैं यूरेनियम है, उसकी लोअर बाउंडिंग एनर्जी है, इसलिए माड़ा सा उसे बम्बार्ड करते हैं वो बिखर जाता है। क्लियर है, क्योंकि उसमें जो न्यूक्लियस है वो इतनी स्ट्रांगली से नहीं पैक्ड है, जो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स हैं। वेरी लाइट न्यूक्लियस के लिए भी जो एटो फॉर्म है, जो अगर छोटा सा जैसे हीलियम है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की भी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बहुत लो है। क्लियर है। तो सबसे ज़्यादा ऊपर जाती है, उसके बाद फिर नीचे आ जाती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियर फोर्स क्या है आपको पता है, द फोर्स दैट डिटरमाइंस द मोशन ऑफ एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन को डिटरमाइन करती है वो होती है कूलम फोर्स, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हमने ये देखा कि जो एवरेज मास एनर्जी है वो है 8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज़ मच हायर लार्जर देन द बाइंडिंग एनर्जी इन एटम्स। देयरफॉर टू बाइंड ए न्यूक्लियस टुगेदर देयर मस्ट बी ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स। अब न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहते हैं, तो उसमें कोई और ना कोई तो एनर्जी होगी जिसके कारण वो बाइंड रहते हैं। क्लियर है। तो उसी का आ गया है न्यूक्लियर फोर्स, और ये न्यूक्लियर फोर्स जो है मच स्ट्रॉन्गर होती है कूलम फोर्स से भी, ठीक है। और रिएक्ट करती है चार्जेस और ग्रेविटेशनल फोर्स के मासेस के ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच। Coulomb repulsive force between proton inside a nucleus, this happens only because the nuclear force is much stronger than the Coulomb force, ठीक है ना। रिपल्स, आपको पता है, आपको प्रोटॉन्स वहाँ पर लाई करते हैं, तो उसमें रिपल्शन क्यों नहीं होती, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है, तभी कभी कूलम फोर्स से ज़्यादा है ना, तभी तो करके वो रिपेल नहीं करते। अगर कम होती तो रिपेल हो जाती, न्यूक्लियस बनता ही नहीं, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो मच वीकर है, आपको पता है, कूलम फोर्स से भी, तो ये तो बहुत छोटी हो जाएगी। Nuclear force between two nucleons falls rapidly to zero as the distance is more than a few femtometers। अगर जो फेम्टोमीटर डिस्टेंस चले जाए तो ये न्यूक्लियर फोर्स बिल्कुल ज़ीरो तक आ सकती है। क्लियर, ठीक है। FM, ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है, जो डिस्टेंस बढ़ी जाएगा न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी जो है कम होती जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो आज हम न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली सेम। द न्यूक्लियर फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रिक चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स, आप आज न्यूक्लियर फोर्स तक स्टडी करें, और कल हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे, तब तक आप उसे प्रैक्टिस करें। थैंक यू।